हाय एवरीवन, ये ट्रक ड्राइवर स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टोरी पूरे तरीके से समझनी है और सुननी है तो इसका पार्ट 1 पहले ज़रूर देख ले। मैंने पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो पहले वो सुन ले और उसके बाद ही पार्ट 2 सुनने को आए। तो चलिए हम अब पार्ट 2 ट्रक ड्राइवर की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी ट्रक के रेयर व्यू मिरर में देख रहा था कि कैसे वो जानवर मेरे ट्रक के पास आते जा रहे थे। मेरी मौत मेरे सिर पे नाच रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन से मुझे कॉल आया था और ना ही मेरे बॉस से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया हो। अब वो जानवर मेरे ट्रक के कुछ ही मीटर की दूरी पे आ गए थे। मैं खुद को शांत करने लगा और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करने लगा। आखिर मैंने उन जानवरों का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं धीरे से खुद को पूछता और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं उठा और मेरे उठते ही मेरा फोन जोर से बजने लगा। उसके शोर से सारे जानवर जो कि ट्रक के पिछले हिस्से में थे अब आगे यानी केबिन की तरफ आने लगे। मैं झुककर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अब कभी भी बाहर आ जाएगा। और अचानक से मेरे ट्रक के दाएं तरफ का दरवाजा, उसका जो कांच था वो टूट जाता है। मैंने झट से उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया एक हाथ, एक बड़ा लंबा बालों से भरा हुआ हाथ। और मैंने तब देखा कि उन जानवरों के पंजे कितने बड़े थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रक ड्राइवर्स के केबिन काफ़ी सेफ होते हैं और काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं, चाहे दरवाजे हो, खिड़की हो या फिर हर एक चीज। पर इस जानवर ने एक ही झटके में उस खिड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस जानवर के हाथ से खून बहने लगा। शायद कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथ में घुस गए थे। मैं अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था। मैं बस अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि मुझे दिखाई दी दो आंखें, दो बड़ी आंखें, दो पीली भयानक बड़ी आंखें। वो भयानक बड़ी बड़ी आंखें ट्रक की खिड़की में बने हुए उस छेद से मुझे देख रही थी। उस जानवर ने मुझे देख लिया था और वो मुझे देखते ही जोर से चीख पड़ा। जैसे कि वो मेरे ऊपर हंस रहा हो। मेरी मौत अब मेरे सामने थी, पर मैं मरना नहीं चाहता था, कम से कम इस हालत में तो नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे रेंगते हुए उस खिड़की के नीचे जा पहुंचा। मैंने उस टूटे हुए खिड़की के एक लंबे से टुकड़े को उठाया और अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब जैसे ही उस जानवर ने फिर से खिड़की में हुए छेद से देखने की कोशिश की तो मैंने तुरंत वो कांच का टुकड़ा उसकी आंख में दे मारा। मेरा इतना करते ही वो जानवर, वो भयानक जानवर जोर से चीख पड़ा। मैं मरूंगा पर आज नहीं, मैंने मन में ही अपने आप को ये दिलासा दिया। उस जानवर ने दूसरी आंख से जब छेद में मुझे देखने की कोशिश की तो मैंने कांच का वो टुकड़ा फिर से उसकी दूसरी आंख में दे मारा और इस बार वो जोर से, बहुत जोर से दर्द के मारे चीख पड़ा। तभी बाकी के जो जानवर थे मेरे केबिन के पास आ गए। मैं देख पा रहा था कि मेरे केबिन के चारों तरफ वो जानवर घूम रहे थे और मेरी तलाश कर रहे थे। मैं चूहे सा दुबक कर बैठ गया और बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे न कैसे हेल्पलाइन वाले लोग यहाँ जल्द से जल्द पहुंच जाए। बाकी के जानवर
उसकी आवाज सुनकर मेरे पास आने लगे और उस टूटी हुई खिड़की पर उन जानवरों ने हमला कर दिया और उस खिड़की को अब पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया। अब मेरी मौत तय थी। अब मैं खुद को उन जानवरों से बचाकर नहीं रख सकता था और देखते ही देखते वो जानवर जिसकी दोनों आंखों में मैंने कांच के टुकड़े घुसा दिए थे, वो खिड़की से केबिन के अंदर आ जाता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और तभी मेरे कानों में एक आवाज आती है। वो हेल्पलाइन नंबर से पुलिस को यहां भेज चुके थे। उनकी गाड़ी का सायरन काफी तेज बज रहा था। वो मेरे पास आता जा रहा था। मैं इस बात को लेकर काफी खुश था कि आखिरकार शायद मेरी जान बच चुकी है। मुझे उस पुलिस की गाड़ी के मीटर के पास आने की आवाज आती है और उसके अंदर से मुझे एक पुलिस वाला चिल्लाकर बुलाता है, अरे भाई तुम ठीक तो हो? और उसका इतना कहते ही मेरे ट्रक के ऊपर चढ़े हुए सारे जानवर उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसको 1 सेकंड में ही मार डालते हैं। उस पुलिस वाले की गाड़ी में एक और ऑफिसर बैठा हुआ था जो ये सब देखता है और घबरा जाता है और तुरंत उसने अपनी वॉकी टॉकी के अंदर ये कहा, 704 इनकमिंग, जल्दी से हमारी लोकेशन पर मिलिट्री को भेजो, यहाँ पर मॉन्स्टर नंबर 6 का झुंड है। और उसका इतने कहते ही वो जानवर उसी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। पर कुछ ही समय बाद मुझे उस ऑफिसर की चीखें भी सुनाई देती है। मैं उस पुलिस ऑफिसर की मदद करना चाहता था, पर मेरे केबिन में मुझसे थोड़ी ही दूर पर वो जानवर खड़ा हुआ था जिसकी दोनों आंखें मैंने फोड़ दी थी और वो मेरी ही तलाश कर रहा था। जोर जोर से अपनी नाक से वो मेरी गंध को खोजने की कोशिश कर रहा था, पर शायद इतना सारा खून जो उसका बह चुका था और बाहर जो पुलिस ऑफिसर का खून पड़ा हुआ था उसकी वजह से वो मुझे अच्छे से ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन वो केबिन में चारों ओर अपने हाथ मार रहा था। अब उस छोटे से केबिन में मैं था और मेरी मौत। मेरा दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और मेरी आंखों के सामने वो जानवर धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है। वो दीवारों को टटोल रहा था और मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं केबिन में ड्राइविंग सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था और अपने मुंह पे हाथ रखे हुए उसकी तरफ देख रहा था और बस यही दुआ कर रहा था कि मेरे मुंह से कोई आवाज न निकल जाए जो कि उसे सुनाई दे। और थोड़ी ही समय बाद उसका चेहरा, उस जानवर का चेहरा मेरे से बस एक ही उंगली की दूरी पर था। जब उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने पास था तब मैंने देखा कि वह जानवर कितना भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी जीभ बहुत लंबी थी और काफी बड़े घने बाल थे जो उसके चेहरे पे पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी नाक किसी जंगली कुत्ते की तरह थी और उसके पंजे काफी लंबे और नुकीले थे। जोर जोर से मुझे वो सूंघने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अभी बस बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे से अपनी स्टीयरिंग व्हील की ओर अपने हाथ को बढ़ाया और एक बटन दबा दिया। मेरा इतना करते ही ट्रक के पिछले वाला हिस्सा का एक जो शटर था वो खुलने की आवाज हुई। और वो जो जानवर मेरे केबिन में था वो बाहर छलांग मारकर ट्रक के पिछले हिस्से में चला जाता है। दरअसल मैं जब ये सोच रहा था कि मेरे पीछे ये जानवर क्यों पड़े हैं, तब मुझे समझ में आ गया था कि दरअसल ये जानवर
मैं जो मीट लेके जा रहा हूं उसकी गंध का पीछा करते हुए मेरे ट्रक तक पहुंचे थे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इन जानवरों को वो दे देता हूं जो वो चाहते हैं। मुझे अपनी ट्रक के अंदर से हल्की हल्की हलचल महसूस हुई। ये सारे बड़े जानवर मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में आकर उस मीट से भरे हुए कंटेनर्स को फाड़ने लगे और उसे खाने लगे। थोड़ा वक्त बीत जाता है और अब रात के लगभग 2 बज चुके थे और मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक अपने आप को जिंदा रख पाऊंगा। मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में काफी सारे खूनखार जानवर थे जो मुझे कभी भी मार सकते थे, पर मैं ऐसे सुनसान जगह पर फंसा हुआ था जहां पर मीलों दूर भी कोई इंसान नहीं है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ट्रक से बाहर निकल के उस ऑफिसर के वॉकी टॉकी की सहायता से मदद मांगूं। मैं थोड़ी देर के लिए तो हिचकिचाया, पर फिर मैंने अपने मन में सोचा मैं ना तो ट्रक के अंदर सुरक्षित हूं और ना ही ट्रक के बाहर, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश कर ली जाए अपनी जान को बचाने की। मैं धीरे से उठा और अपने ट्रक के बाहर निकलने लगा। मैं उस टूटी हुई खिड़की से अपने ट्रक के नीचे उतर गया और अपने चारों ओर अंधेरे में उस वॉकी टॉकी को ढूंढने लगा। उस घरे अंधेरे में उस वॉकी टॉकी को ढूंढना ऐसा था जैसे घास के ढेर में सुई को ढूंढने जैसा हो। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाए तो मुझे सिर्फ खून और उस पुलिस ऑफिसर के शरीर के टुकड़े दिखाई दिए। मैंने जब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के बगल में जाकर देखा तो मुझे वहां पर एक पुलिस ऑफिसर का धड़ कटा हुआ मिला और उसके ऊपर एक वॉकी टॉकी टंगा हुआ था। मैंने झट से उसको उठा लिया और मदद मांगने लगा। हेलो हेलो, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ये दोनों पुलिस ऑफिसर को इन जानवरों ने मार डाला है। प्लीज़ जल्दी यहाँ किसी को भेजिए, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और मेरी आंखों से आंसू बहने लगती है। मुझे तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, मिलिट्री इनकमिंग टू 704, मिलिट्री इनकमिंग टू 704, सिचुएशन के बारे में जानकारी दो। उस आवाज को सुनते ही मेरे अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी, पर उसे बुझते ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने देखा वही जानवर जिसकी दोनों आंखें मैंने फोड़ दी थी, वो धीरे से ट्रक के पिछले वाले हिस्से से नीचे कूदता है और अब वो सूंघते हुए कहीं पे जा रहा था। मैंने देखा वो धीरे धीरे चलने लगता है और उसने शायद वॉकी टॉकी पे मेरी वो आवाज़ सुन ली थी। ये सामने वाले की जो जवाब था शायद वो सुन लिया था। मैं चुप होकर अपने हाथ से वॉकी टॉकी को दबा देता हूँ ताकि फिर से अगर उससे कोई आवाज़ आए तो वो सुन ना पाए। पर तभी वॉकी टॉकी फिर से बोलने लगता है। इससे पहले कि वो जानवर उस आवाज़ को सुनता और उस पर झपट पड़ता, मैंने उस वॉकी टॉकी को अपने से दूर और अपने ट्रक से दूर कहीं फेंक दिया और वो जानवर भागते हुए उस वॉकी टॉकी पे उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। मैं दौड़ते हुए अपनी ट्रक के पास जाता हूँ और उसके दरवाजे को खोलता हूँ और अपनी केबिन के अंदर बैठ जाता हूँ। मैंने अपने रेयर व्यू मिरर में देखा तो सारे जानवर मेरे ट्रक के पिछले हिस्से से नीचे उतर के बाहर आने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ट्रक में इतना सारा मीट था जो किसी छोटे कस्बे को 1 महीने तक भूख से बचा के रख सके, और वो इन जानवरों में कुछ मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। लेकिन अब ये सब सोचने का समय नहीं था। जानवर मुझे ढूंढ रहे थे और मेरे पास अपनी जान बचाने का ये एक आखिरी मौका था। मैंने अपनी ट्रक में चाबी लगाई और उसे शुरू करने की कोशिश करने लगा। मैंने पहली बार जब चाबी को घुमाया
और उसकी आवाज़ से उन जानवरों का ध्यान मेरी ओर आ गया। पर मेरा ट्रक चालू नहीं हुआ। मैंने फिर से चाबी को लगाया और इस बार भी मेरा ट्रक शुरू नहीं हुआ। अब वो सारे जानवर मेरे केबिन के दरवाजे के बगल में आ चुके थे और अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। पर तभी मैंने एक और बार चाबी को घुमाया और भगवान का शुक्र है कि मेरा ट्रक चालू हो गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर पर पैर रखा और अपनी ट्रक को भगाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी मेरा ट्रक कैसे और किस तरह शुरू हो गया। वो जानवर अब मेरा पीछा कर रहे थे। मैं अपनी ट्रक को जितनी तेज हो सके उतनी तेज भगाया जा रहा था। मेरी ट्रक के बोनेट से धुआं तक निकल रहा था। इसी वजह से मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने अपनी केबिन की खिड़की से नीचे की ओर रोड को देखते हुए अपने ट्रक को चलाने लगा। मेरे दिमाग में वही नियम वापस आने लगते हैं। पहला नियम, अगर आप रात के समय ट्रक चला रहे हैं तो आपको अपने ट्रक की हेडलाइट्स को हर समय चालू रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका ट्रक एक जगह पे रखा हुआ है या नहीं, या भले ही सुनने में काफ़ी ज़्यादा साधारण बात लगती है, पर इस बात पर ध्यान देना और इस बात को मानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा। नियम क्रमांक 2, अगर आप सुनसान इलाके में हैं तो ट्रैफिक रूल्स को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हैं पूरे हाईवे पर तो ट्रक को जितनी रफ्तार में हो सकता है उतनी रफ्तार में भगाएं ताकि कोई अनजान चीज़ आपका शिकार न कर सके। नियम क्रमांक 3, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को ट्रक के अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है, चाहे वो खोया हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई और। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाएगा और आपको होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। नियम क्रमांक 4, अगर आपकी ट्रक का कोई चीज़ पीछा कर रही है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकना है और अपनी पूरी कोशिश करनी है कि उस चीज़ से आप अपना पीछा छुड़ा सकें। आपको इस बात का मतलब तुरंत समझ आ जाएगा। मुझे नियम नंबर 4 अच्छे से समझ आ चुका था। मुझे ज़िंदगी ने एक और जीने का मौका दिया था। मुझे बस नियम नंबर 4 का अच्छे से पालन करना था। मुझसे एक बार ये नियम टूट चुका था और उसकी क्या भरपाई मुझे करनी पड़ी है वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। पर मैं ये मौका नहीं गंवाने वाला था। मैं फिर से इस नियम को नहीं तोड़ने वाला था। मैं ट्रक की रफ्तार को और तेज करता हूँ और मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि ये जानवर मेरी ट्रक से थोड़ी ही पीछे मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने थोड़ी देर तक ट्रक को और चला पाया, पर अब मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा रोड पे मेरे सामने थोड़ी ही दूर कुछ पेड़ सड़क पे गिरे हुए हैं। सामने का रास्ता पूरे तरीके से बंद था और मैं ट्रक को कहीं और नहीं ले जा सकता था। मैंने अपनी ट्रक पर ब्रेक मारे और अपनी ट्रक की रफ्तार धीरे करने लगा, पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अपनी ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और अपनी ट्रक को जितनी तेज हो सके उतनी तेज रिवर्स में भगाने लगा। मुझे पता था जैसे ही मेरा ट्रक एक जगह रुक जाएगा वैसे ही मेरी धड़कनें भी रुक जाएगी। ये जानवर मुझे एक ही पल में मार डालेंगे
और अपना शिकार बना लेंगे। इसीलिए मैं पीछे देखते हुए अब अपनी ट्रक को रिवर्स गियर में भगाना शुरू करता हूं। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे से काफ़ी सारे मिलिट्री के ट्रक मेरी ओर बढ़ रहे थे और मुझे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुनाई देती है। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर एक अनाउंसमेंट करता है, अपनी ट्रक को सेल्फ ड्राइव पे छोड़ दो और ट्रक के ऊपर चढ़ जाओ। हम हेलीकॉप्टर से तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ फेंक रहे हैं। इतना सुनते ही मैं अपने ट्रक को ऑटो ड्राइव पे डालता हूँ और खिड़की से निकलते हुए अपने ट्रक के ऊपर चढ़ गया। मैंने देखा कि वो जानवर रोड पे अभी भी ट्रक का पीछा कर रहे थे और उन्होंने मेरी ट्रक के छत की क्या हालत कर दी थी। मैं ट्रक के ऊपर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और हेलीकॉप्टर से नीचे गिरी हुई सीढ़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मेरा ट्रक तभी तेजी से एक्सेलरेट करता है और मैं अपना बैलेंस खो देता हूँ और रोड पे गिर जाता हूँ। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे उठते नहीं बन रहा था। मैं दर्द की वजह से रोने लगा। अब मैं उन जानवरों के सामने आ चुका था। वो जानवर मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, गोली चलाओ। हेलीकॉप्टर से आवाज़ आती है और मिलिट्री ट्रक से सोल्जर्स गोली चलाने लगते हैं उन जानवरों की ओर और देखते ही देखते सारे जानवरों को मार दिया जाता है। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं देखता हूँ कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म में काफ़ी सारे लोग भागते हुए मेरे पास आ रहे हैं, पर तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ और मेरी आंखें 1 महीने बाद अस्पताल में खुलती है। मेरे बगल में मेरे परिवार के लोग खड़े हुए थे जो मुझे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मेरे शरीर की कितनी हड्डियां टूटी हुई थी उसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था, पर मैं जिंदा बच गया था। इस बात की खुशी मुझे ज़रूर थी। मैं हॉस्पिटल से फ्री हो जाता हूँ और कुछ समय बाद सही भी हो जाता हूँ। मुझे बताया जाता है कि जिन जानवरों ने मेरे ऊपर हमला किया था वो वेंडिगो थे और वो मेरे ट्रक के पीछे मीट की तलाश करते हुए पड़े थे। कंपनी की ओर से मुझे एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस हादसे के बारे में मुझे किसी को भी नहीं बताना है, पर मुझे हर एक महीने 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और अगर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ तो मेरे और मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। इस बात को घटे हुए 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं अब 80 साल का हो चुका हूँ और मेरी तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस घटना को अपने साथ ले जाऊँ। इस वजह से मैंने सोच लिया कि मैं इस घटना को अब सबको ज़रूर बताऊंगा। मुझे एक बात आज भी सताती है कि अगर कंपनी को इस बारे में पहले से ही पता था और मिलिट्री को भी पता था तो उन्होंने आम लोगों को क्यों नहीं बताया। और ऐसे ऐसे कौन कौन से राज है जो हमसे छुपा कर रखे जाते हैं और ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो इस दुनिया में अभी भी रहते हैं जिसकी खबर हम लोगों को नहीं पर सिर्फ गवर्नमेंट को है।